आज का जो बिजनेस है वो है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो कंपनी है वो मेनली कौन से सेक्टर में काम करती है? T&D, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो करंट प्राइस है वो 337 चल रहा है। इसका मार्केट कैप करीबन 17,000 करोड़ है। आज का जो बिजनेस है वो एक फिल्म की कहानी की तरह है। कोई भी कहानी में किस तरीके के मोड़ होते हैं कि जब बहुत अच्छी चीजें चल रही है, फिर अचानक से हीरो की लाइफ में कुछ अनहोनी हो जाती है और फिर अचानक से हीरो वहां से अपनी लाइफ को खुद को रिवाइव कैसे करता है। तो आज की जो कहानी है, आज का जो बिजनेस स्टडी है वो डिट्टो एक फिल्म की तरह ही है। ना सिर्फ आपको ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, पर साथ ही साथ में एक इन्वेस्टर के तौर पे एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा एक केस स्टडी हमारे सामने आएगा कि कंपनी जब बहुत अच्छा भी कर रही है तो कहां पर वो फंस सकती है, और फंसी हुई कंपनी जब खड़ी होना चाहती है तो अगर अच्छा मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करे, अच्छा मार्केट कंडीशन उसको फेवर करे, तो वो कैसे एक नए मुकाम हासिल कर सकती है। तो उसका क्लियर कट एग्जांपल आज का कंपनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1970 में चले जाते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी की शुरुआत जो थी वो कंडक्टर्स बनाने से हुई थी। अभी कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एज यूजुअल हम करते आते हैं कि कोई भी बिजनेस को समझने के लिए आपको उसके प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को समझ लिया तो आपका माइंड अपने आप ही वो प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए फैक्टर्स को आपके सामने ला देगा। वो मैक्रो फैक्टर्स हो या वो कंपनी के अंदरूनी फैक्टर्स हो। तो आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है ना, वो एक तरीके के कंडक्टर्स कहलाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक सिटी से दूसरे सिटी या इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से शहरों तक पहुंचाने के लिए आपने हाईवे पर बहुत बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे जिसके ऊपर इस तरीके के केबल्स होते हैं। ये एक तरीके के बेयर कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी हेल्प से हम बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या तो कभी कभी 1000 किलोमीटर तक भी इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से शहरों तक या एक शहर से दूसरे शहर हम ले जा सकते हैं। ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये मोस्टली एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही अच्छा एक मीडियम बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। कॉपर भी इसमें यूज हो सकता है, पर बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एल्यूमिनियम ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो वजन में कंपेरेटिवली हल्का होता है, उसके मटेरियल के चलते वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, और दूसरी बात की इकोनॉमिकल भी ज्यादा होता है। तो उसके चलते एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है। पर कंडक्टर, जैसे मैंने बताया, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंपनी ने अपनी जीवन की शुरुआत 1970 से कंडक्टर्स बनाने से करी थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम से लेके साल बीतते गए और कंपनी वन बाय वन ऐसे क्लाइंट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती रही। इंडिया में जब भी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन को एस्टेब्लिश करना होता है तो सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है? गवर्नमेंट की एंटिटी, और उसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सबसे ऊपर आती है। आज की डेट में भी जब भी कोई बड़े बड़े सोलार पार्क बनते हैं तो वहां से जब शहरों तक इलेक्ट्रिसिटी को लाया जाता है तो पावर ग्रिड ही पूरा इंफ्रा बिल्ड करती है, राइट। उसके अलावा स्टेट, एवरी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है कि पावर ग्रिड तक, अपने सब स्टेशन तक पहले एनर्जी लाए और वहां से फिर शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अदानी हो गया, टाटा हो गया, इस तरीके की कंपनीज भी डायमंड पावर के, डाया कैप के क्लाइंट्स हुआ करती थी। मतलब साल बीतते गए और ऐसे ऐसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स को कंपनी ऑन बोर्ड लाती गई। मतलब इंडिया के आप समझ लो कि गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज भी जो थे वो इनके कस्टमर थे। और कंपनी आप ऐसा सच देखने जाओ तो 1970 की है शुरुआत, तो आप समझो कि कंपनी नई नई नहीं है, कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। 1970 के टाइम पे इंडिया में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क जो था बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा था। हर नए पावर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन चाहिए ही होती है। तो उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि नए नए पावर प्लांट प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहे थे, और जितने नए पावर प्लांट्स आएंगे उतने ही नया ट्रांसमिशन इंफ्रा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और एवरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एवरी पार्ट में देश के अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कंडक्टर्स, जिसका इमेज हमने देखा, वो चाहिए ही चाहिए। मतलब डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। अभी डायमंड पावर ने वक्त के साथ साथ ये चीज समझ ली थी कि ओवरऑल डिमांड बहुत अच्छी है अपने देश में। अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे या तो एक ही प्रोडक्ट बनाया तो हम एक एज अ होल कंपनी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वक्त के साथ साथ उन्होंने क्या चीज सोचा कि हम और भी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। क्योंकि अगर उनको साल दर साल का कंडक्टर्स बनाने का एक्सपीरियंस था तो वो सेम एक्सपीरियंस
डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्लांट, सेम एक्सपर्टीज यूज करके वो सेम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के ही बाकी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और उसके चलते ही कंपनी ने क्या किया कि पावर केबल बिजनेस में एंट्री करी। केबल्स बेसिकली क्या होता है, केबल्स के अंदर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाला हिस्सा है वो एक तरीके का कंडक्टर ही है, पर उसके ऊपर जो है मल्टीपल इंसुलेशन, मल्टीपल लेयर्स लगाए जाते हैं। ये सब मल्टीपल लेयर्स है ताकि उसके ऊपर एक तरीके का प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो ताकि क्या हो कि पहले तो ये जो बेयर कंडक्टर होंगे उससे शॉक लगने का खतरा होता है, उससे प्रॉपरली पूरा इलेक्ट्रिसिटी लाइन डिस्टर्ब होने का खतरा होता है, और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके का इंसुलेशन, प्रॉपर तरीके की लेयरिंग करी जाती है ताकि प्रॉपरली कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डैमेज के बिना इलेक्ट्रिसिटी को आपको जहां तक सोर्स तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो ये सब प्रोटेक्शन लगा के पूरा ये जो बनता है उसको एक केबल बोलते हैं, पावर केबल कहा जाता है। अभी पावर केबल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक बेसिक टाइप पावर केबल का होता है एलटी केबल। एलटी केबल मतलब लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल में क्या है कि उसका जो वोल्टेज कैपेसिटी होता है वो 1.1 किलो वोल्ट तक होता है। ये सबसे कॉमन केबल होता है। इसका यूज कहां पर होता है, हमारे घर में, ऑफिस में, स्मॉल फैक्ट्री में, दुकानों में, कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे अपने जो दीवारों में बोर्ड लगा होता है ना, स्विच बोर्ड, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है हमारे डे टू डे यूसेज के लिए। तो यहां पर जिस तरीके के केबल यूज होते हैं वो एकदम लो टेंशन केबल होते हैं, लो वोल्टेज केबल यूज होते हैं। इससे एक स्टेप ऊपर जाए तो एक स्टेप ऊपर वाली कैटेगरी है हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल में वोल्टेज का जो कैटेगरी होता है वो 11 किलो वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक का होता है, मतलब ये ज्यादा पावर कैरी करती है। तो ये वहां पर यूज होती है कि जहां पर ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू हमारे घर, छोटी छोटी दुकानें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक स्टील प्लांट है, तो कोई भी एक प्लांट जो होता है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस चाहिए रहती है, पर उनके मशीन्स चलाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए बहुत ही भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो वहां पर लो टेंशन केबल काम में नहीं आएंगे, वहां पर हाई टेंशन केबल यूज करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर हाई टेंशन वाली 11 किलोवाट से लेके 33 किलोवाट तक की पावर केबल यूज होती है। इसके नेक्स्ट स्टेज पर एक और कैटेगरी आती है केबल की, वो आती है EHV, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मतलब जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर छोटी छोटी लो वोल्टेज वाली केबल्स है वो इतने हाई पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, वहां पर EHV केबल का यूज होता है। ये बनाना भी डिफिकल्ट होता है, इसकी सेलिंग प्राइस भी महंगी होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मार्जिन भी बेटर मिलते हैं। इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज है जो इसको बनाती है या बना पाती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मुंबई शहर में एक कोई भी इलाके में नई ट्रांसमिशन लाइन को एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो मुंबई जैसा जो क्राउडेड एकदम शहर होता है ना, वहां पर आप टावर इजीली नहीं लगा सकते हो। तो करना क्या पड़ता है कि रोड के नीचे खुदाई करके वहां पर इस तरीके की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है और उससे पूरा नेटवर्क, अंडरग्राउंड नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है। तो यहां पर जिस तरीके की केबल्स लगती है वो EHV केबल्स लगती है। उसके बाद कंपनी डायमंड पावर एक और कैटेगरी की प्रोडक्ट बनाती है, वो है ट्रांसमिशन टावर। वक्त के साथ साथ कंपनी ने क्या किया कि ट्रांसमिशन टावर सेगमेंट में भी एंट्री करी, कि जहां पर टावर की डिजाइन करना, टावर को मैन्युफैक्चर करना। ये टावर के ऊपर आप जो बहुत बार देखते हो ना कि ये टावर ये कलर के होते हैं, तो ये जो कलर है वो गैल्वेनाइजिंग के बाद आता है। ये कलर ऐसा है कि उनको जंग नहीं लगता है, वो बहुत ही खराब वेदर में भी सस्टेन कर जाते हैं इजीली, वो कुछ ही सालों में डैमेज नहीं होते, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, राइट। तो ये गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस भी कंपनी खुद से करे। उसके बाद ये पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद उसका क्वालिटी टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात समझो कि इसके बायर्स जो है ना वो एरे गिरे बायर्स नहीं है। देश की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी है, देश की प्राइवेट ऐसी कंपनीज है जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। तो उनको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए कि जिनका क्वालिटी एकदम टेस्ट किया गया हो, जो लंबे साल तक चले और किसी भी तरीके
तरीके का डैमेज ना आए। तो क्वालिटी टेस्टिंग का काम भी कंपनी ने खुद शुरू किया। टावर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, गैल्वेनाइजिंग सब चीज करने के बाद कंपनी ने ईपीसी का काम भी हाथ में ले लिया, कि जहां पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम भी कंपनी खुद करने लगी। कि भाई मान लो किसी को कोई एरिया में पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन एस्टैब्लिश करना है, तो पूरे एरिया का इंजीनियरिंग लेवल पर स्टडी करना, फिर वहां पर कितने टावर्स लगेंगे, वो टावर्स किस कैटेगरी के होंगे, तो उनका प्रोक्योरमेंट करना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेंगे वो सब प्रोक्योर करना, उसके बाद वो चीजों को मैन्युफैक्चर तो खुद करती थी, उस वो करने के बाद वो पूरा सेटअप करके देना, टावर लगा के देना, नेटवर्क एस्टैब्लिश करके देना, उसका मेंटेनेंस, ये सब चीज कंपनी खुद करने लगी। तो कंपनी कुछ साल जैसे ही बीते, राइट, ऐसे ऐसे कंपनी अपने में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई। उस टाइम की इंडिया की ये नंबर 1 कंपनी कहलाई जाती थी, उस सेंस में कि इनके पास सभी तरीके के सॉल्यूशंस हुआ करते थे। सीधा बेस लेवल के कंडक्टर बनाने से लेके टावर इंफ्रा एस्टैब्लिश करने वाला सर्विस भी इनके पास था। तो जब कोई क्लाइंट को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट क्लाइंट को जब रिक्वायरमेंट होती थी, तो यही कंपनी के पास ऑलमोस्ट सभी तरीके की रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो जाती थी। तो चीजें क्या हुई कि वक्त के साथ साथ रेड फ्लैग्स जो थे वो डेवलप होते गए। 2014 जो था वहां तक सब कुछ ठीक था, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर था, पैट ऑल टाइम हाई पर था। एक ऐसी कंपनी बन गई थी जो कंडक्टर से लेके, टावर से लेके, ट्रांसफॉर्मर से लेके सब बनाती भी थी, इंस्टॉल भी करती थी। पर अंदर कहीं ना कहीं वार्निंग के सिग्नल्स चालू हो गए थे। डेट का लेवल जो था 1300 करोड़ तक पहुंच गया था। और चीजें क्या थी, मैं आपको एक बार के लिए कंपनी के स्टेटमेंट में लेके चलता हूं। चीजें यहां पर देखिए, ये यहाँ जो सेल्स ग्रोथ है आपको जबरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। चीजें थोड़ी मुश्किल वहां पर हो गई थी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दिक्कतें थी, पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के पास आ नहीं रहा था। अभी कंपनी का नेचर ऐसा था कि कंपनी ने मान लो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लिए हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इजीली पैसा नहीं देगी, वो टाइम लेगी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके सामने गवर्नमेंट आपको रेगुलर ऑर्डर्स देती रहेगी, पर साथ में भी गवर्नमेंट से कैश आने में टाइम लगता है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो यहां पर आप देखोगे, यहाँ जो नंबर्स हैं वो आपको कमजोर दिखाई देंगे। 2014 एक ऐसा नंबर था, एक ऐसा साल था कि जहां पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव आया था। पर इसका रीजन ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि उन्होंने आपको मान लो कि पिछले साल भी जो काम दिया था उसके पैसे इस साल आए हैं। मान लो 2 साल पहले कोई काम दिया था, उसके थोड़े पैसे जो बाकी थे वो इस साल आए, राइट। तो चीजें ऐसी है। तो 2014 जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पॉजिटिव दिख रहा है वो भी एक्चुअली ऐसा माना जा रहा है कि प्रीवियस कोई पैसा बाकी था वो आ रहा है। एज सच कोई लगातार रेगुलर बेसिस पर पैसा आ रहा हो ऐसा केस नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी बात थी कि जो फ्री कैश फ्लो था ना, फ्री कैश फ्लो कि जिससे कंपनी अच्छे अच्छे काम कर सकती है, वो फ्री कैश फ्लो लगातार नेगेटिव ही नेगेटिव था। तो कंपनी के हाथ में कैश थे ही नहीं, और जब कैश नहीं होंगे तो बहुत सारे दिक्कतें शुरू हो जाएगी। बहुत सभी कैश कहां चला गया था, सारा कैश जो था वो नए कैपेक्स में लग गया था। क्योंकि कैपेक्स करने के लिए आपको जो भी चाहिए, आपको मशीनरी ऑर्डर करनी है, आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, आपको कुछ भी चीजें खरीदनी है एक्सपांशन के लिए, तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो जितना भी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैश था वो भी सब वहां चला गया। नई डेट लेके वो भी चीज कैपेक्स में चली गई। तो चीजें क्या हो रही थी कि कंपनी के प्लान्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, तो कंपनी लगातार नया नया एक्सपांशन करती आ रही थी, और वो नए नए एक्सपांशन के लिए जितना कंपनी के पास पैसा बनता भी था वो तुरंत ही चला जाता था। तो इस सच कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी नहीं था। फिर साल 2015 आता है, और यही वो साल है कि कंपनी की एक्चुअल में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कि जो पिछले कई साल से पावर सेक्टर जो अच्छा बूम में चल रहा था, नए नए प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हो रहे थे, अभी वो साइकिल वहां पर स्लो डाउन हो गई। नए ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वो थोड़े स्लो डाउन हो गए। जो प्रोजेक्ट थे वहां पर डीले होना शुरू हो गया। अगर डीले हो जाएंगे तो नई प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आना स्लो हो जाएंगे, डीले हो जाएगा। डिमांड उतनी फास्ट नहीं बढ़ी जो पिछले सालों में बढ़ रही थी। और कंपनी ने क्या सोचकर बहुत एग्रेसिवली कैपेक्स किया था कि अभी जो डिमांड है वो आने वाले कई साल चलती रहेगी, वो सोच के बहुत एग्रेसिवली कैपेक्स कर लिया था। पर अचानक से चीजें बदलना शुरू हो गई, डिमांड स्लो डाउन हो गई। उसके चलते एक बड़ी चीज ये हुई, कंपनी का डाउनफॉल यहां पर शुरू हो गया। 2015 की बात है कि 2015 में रेवेन्यू जो था वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। डेट जो थी करीबन 2000 करोड़ तक पहुंच गई थी।
थी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव ही चल रहा था, फ्री कैश फ्लो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था और इंटरेस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। हर टाइम पर बैंक आकर खड़ी रह जाती थी कि भाई हमें इंटरेस्ट के पैसे दो, ठीक है, पर कंपनी उतना जनरेट नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी पैसे भी कैसे चुकाए इंटरेस्ट के। तो अभी तो ये वक्त आ गया था कि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए भी कैश कम पड़ने लगा था। फिर आया 2016 में जो कंपनी की डेट थी वो एकदम पीक पर पहुंच गई थी, करीबन 2200 करोड़ की डेट पहुंच गई थी और उस टाइम जो इंटरेस्ट कॉस्ट आता था करीबन वो भी बहुत अच्छा खासा आता था। मैं अगर आपको 2016 के टाइम पे ले जाऊं तो 2016 में आप ध्यान से देखो, 2016 में आप अगर इंटरेस्ट के नंबर्स देखोगे तो इंटरेस्ट के नंबर्स आप ये देखो, करीबन 200 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट के नंबर्स हैं, पर उसके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर ही नहीं पा रही है। इसके 2 साल पहले तक ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा था, पर यहां पर जब डिप चालू हुआ तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया और उसके सामने इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया। तो ये मुश्किल वाली सिचुएशन आ गई थी। अभी बैंक्स को समझ में आ गया था, डायमंड पावर ने जिन जिन बैंक से पैसा लिया था, अभी बैंक्स को ये समझ में आ गया था कि कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे नहीं कर पा रही है। बैंक क्या होता है कि इमीडिएट अगर आप पे नहीं करते ना तो आपको मौका देती है, क्योंकि आप इतने बड़े उनके क्लाइंट हो, इतने सालों से एक रिलेशन बिल्डअप होता है, तो आपको इमीडिएट वो वार्निंग साइन या कुछ नहीं देगी, आपको मौका देगी। पर कई सारे मौके के बाद भी अभी बैंक को समझ में आ गया था कि यहां पर दिक्कतें होगी, तो बैंक ने डायमंड पावर के लिए क्या अप्रूव किया, उन्होंने डेट रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव किया। डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना लोन इंटरेस्ट टाइम पर चुकाने की पोजीशन में नहीं होती, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो बैंक क्या करती है कि उसकी लोन की जो कंडीशन होती है ना उसको बदल देती है, उनको मौका देती है कि थोड़ा टाइम ले लो और फिर धीरे धीरे करके आप इंटरेस्ट और लोन चुकाते रहो। तो लोन की रीपेमेंट पीरियड जो होती है ना वो लंबी करी जाती है, उनके इंटरेस्ट रेट कम करे जाते हैं और उनको जितना हो सके एक लेवल तक का सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आप एक बात समझो कि बैंक के लिए ये क्लाइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लाइंट ने बैंक से इतना बड़ा लोन लिया है कि अगर ये क्लाइंट उठ गया ना, डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक का इतना बड़ा पैसा चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए बैंक हमेशा क्या करती है कि वो स्टार्टिंग में मौका देती है, अपने इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करके देखेगी, अपना लोन का रीपेमेंट पीरियड बढ़ा देगी, ताकि वो बने उतनी कोशिश करती है कि पैसा धीरे धीरे करके पर रिकवर हो जाए, जितना हो सके उतना रिकवर हो जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंपनी बंद ना हो, उसका धंधा चलता रहे और धीरे धीरे करके वो बैंक का लोन चुकाए, तो उसको डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब कोई भी बैंक ये उठाती है। अभी वक्त आया 2016 से 2018 का और यहीं पर है जो सबसे बड़ा कोलैप्स होता है डायमंड पावर का। बैंक ने डेट रीस्ट्रक्चरिंग करके कंपनी को बचाने की कोशिश कर ली, यही उम्मीद थी कि कंपनी को थोड़ा भी रिलीफ हम दे देंगे ना। तो नए प्लांट तो उन्होंने ऑलरेडी लगा दिए हैं, बहुत बड़ा कैंपस लगा दिया 110 एकड़ का, नए असेंबली लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस आ चुके हैं, नई प्रोडक्ट में भी एंट्री हो गई है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बन रही थी। तो बैंक्स को भरोसा था कि अगर थोड़ा टाइम दे देंगे, नया और नए ऑर्डर्स मिलना अगर शुरू हो गए तो प्रोडक्शन आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस की कैश फ्लो सिचुएशन जो थी वो इंप्रूव होने के बजाय और खराब होती गई और बैंक्स को लगने लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो अभी बहुत बड़ा राक्षस बन गया है, अभी यहां पर इंप्रूवमेंट के आसार नहीं है। इसलिए बैंक ने नेक्स्ट स्टेप लिया, जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको एसडीआर बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर पुराना मैनेजमेंट जो है, कंपनी का एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है, वो अगर कंपनी को नहीं मेंटेन कर पा रहा है, सर्वाइव नहीं करा पा रहा है, तो अपना मैनेजमेंट ही बदल दो। अगर नया मैनेजमेंट आ जाएगा, नए डिसीजन मेकर आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो कंपनी को बचाने में, कंपनी को यहां से और ग्रो करने में कामयाब रहे। तो ये प्रोसेस को कहते हैं एसडीआर। ये प्रोसेस में क्या होता है कि बैंक क्या करती है कि जो लोन बैंक ने कंपनी को दिया हुआ है उसमें से वो कुछ शेयर्स कंपनी के खरीद के, मतलब वो लोन की अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है और अभी वो शेयर्स बैंक के नाम के हो जाते हैं। उसका मतलब कि डायमंड पावर पे एक कंट्रोल बैंक का आ जाता है, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही पैसे तो दिए थे डायमंड पावर को, अभी वो पैसों को उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो डायमंड पावर की डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन जाए। और उसके बाद क्या करती है, बैंक का काम तो नहीं है बिजनेस चलाना, तो बैंक क्या करती है कि कोई नया प्रमोटर ढूंढने की ट्राई करती है, ऐसा प्रमोटर कि जिसको इस टाइप का बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस हो, जो इस टाइप का जो फंसा हुआ बिजनेस है उसको बाहर निकालना जानता हो। तो बैंक फिर इस टाइप का नया प्रमोटर ढूंढेगी और फिर उसको ऑनबोर्ड करेगी और इस तरीके से वो बिजनेस को और अपने दिए हुए पैसों को रिकवर करना, बचाना
कोशिश करेगी। तो डायमंड पावर के केस में भी बैंक ने एसडीआर लॉन्च कर दिया था, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए और नया प्रमोटर ढूंढने की कोशिश करी, पर चीजें क्या हुई कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, नया इन्वेस्टर बैंक को नहीं मिल पा रहा था। तो इतनी खराब सिचुएशन में वो पूरा कमांड लेके डायमंड पावर को इससे बाहर निकाले। तो ये जो एसडीआर था ये भी फेल हो गया। सबसे पहले डेट रीस्ट्रक्चरिंग फेल हो गया था। डेट रीस्ट्रक्चरिंग से पहले जो थोड़े मौका दिया था बैंक ने कंपनी को, वो भी फेल हो गया था। उसके बाद एसडीआर भी फेल हो गया। अभी वक्त आता है नेक्स्ट स्टेज का, और वो नेक्स्ट स्टेज है कि फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की बहुत खराब हो गई थी। अभी वो वक्त आ गया था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी है वो भी एक्टिव हो गई थी। 2018 में सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर करी कंपनी के प्रमोटर के अगेंस्ट, और एलिगेशन ये था कि जो प्रमोटर है उन्होंने 11 बैंक, एक नहीं दो नहीं 11 बैंक के साथ एक 2600 करोड़ का फ्रॉड किया है। अभी बैंक फ्रॉड के आरोप लगना शुरू हो गए थे। इस न्यूज के चलते बहुत सारा इंपैक्ट हो जाता है नेगेटिवली, कि लेंडर्स जो कंपनी को पैसा दे रहे थे अभी तक बिजनेस चलाने का, उसको भी एक डाउट आने लगता है। इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, आप और मेरे जैसे, या तो बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उनको भी उनका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। सप्लायर्स जो कंपनी को एडवांस में माल देते थे, रॉ मटेरियल देते थे, जो बोलते थे कि आप पैसे थोड़े दिन बाद देना, उनका भी कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि आज हम रॉ मटेरियल कंपनी को देंगे, क्या पता कल जाके कंपनी बंद हो जाए, हमें पैसा ना दे पाए। तो ये कॉन्फिडेंस पूरा सब लोगों का हिल गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद एक और गवर्नमेंट एंटिटी इसमें जुड़ गई, ईडी ने भी यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस किए, कंपनी के एसेट्स को फ्रीज कर दिए, कई सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिए। उससे क्या हुआ, अभी जब कंपनी के एसेट्स फ्रीज हो गए, कुछ फैक्ट्रीज कंपनी के, कुछ प्लांट वो फ्रीज हो गए, तो वो प्लांट या वो यूनिट को अभी कंपनी यूज नहीं कर सकती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और कई सारे रिसीवेबल्स भी थे वो भी लीगल प्रोसेस में फंस गए, कि जो थोड़ा बहुत भी कैश जनरेट करने के लिए चीजें थी ना, वो भी बंद हो गई। और उसके चलते इतने रिस्ट्रिक्शंस आ गए, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, कंपनी के पास पैसा आना ही ऑलमोस्ट बंद हो गया, और कस्टमर से पेमेंट भी डिले हो रही थी। और ये सब चीज के चलते क्या हुआ कि कोलैप्स हो गया। अब ये वक्त आ गया था कि रॉ मटेरियल खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्लो हो गया था, जो ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो गया था। अभी क्लाइंट को भी डाउट आ रहा था कि हमने इनको ऑर्डर दिए तो हम क्या करें, तो क्लाइंट भी बहुत बार ऑर्डर्स को कैंसिल करके या कुछ करके नया प्रोवाइडर ढूंढने की कोशिश करता है। और ये सब चीज के चलते पूरा बिजनेस ही वहां पर एक तरीके से रुक गया। इसी दौरान मतलब एक चीज होती है ना कि जब नेगेटिव न्यूज आते हैं ना, तो बहुत सारे एक वन बाय वन आते रहते हैं। ऐसा ही एक नेगेटिव न्यूज आया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको डिफॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया, डी कैटेगरी में डाल दिया। डी कैटेगरी का मतलब होता है कि जब कंपनी ने जो डेट लिया है वो ठीक से पे ना कर पाए, डेट ऑब्लिगेशन को टाइमली मीट ना कर पाए, तो डी कैटेगरी का रेटिंग आ जाता है। उससे क्या होता है कि अभी आपको नया लोन जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सप्लायर्स जो है वो एडवांस में पैसे मांगेंगे, तभी वो माल देंगे, रॉ मटेरियल देंगे। और कस्टमर का मतलब गवर्नमेंट का कोई बड़ा कस्टमर है, बड़े क्लाइंट है या बड़े प्राइवेट क्लाइंट है, तो वो भी काम देने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जो रिपोर्ट होते हैं ना, उसको बड़ा ही सीरियसली सोचा समझा जाता है, राइट। कंपनी चली गई थी CIRP में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये शब्द सुन के आपको समझ में आ जाएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, उसका रिजोल्व करना है, जो चीजें खराब होगी उनको रिजोल्व करके वहां पर एक रिजोल्यूशन लाना है, कुछ नया बदलाव करना है। वो बदलाव मैनेजमेंट में करना है, या तो एसेट सेल करके लिक्विडेट करके पैसा बैंक को वापस लौटाना है, तो वो सब डिसीजन लेने की बारी है। अगर कंपनी के पास अच्छे एसेट्स और फ्यूचर पोटेंशियल हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यही कोशिश करी जाती है कि नए मैनेजमेंट को, नए प्रमोटर को ढूंढ के ये कंपनी को रिवाइव किया जा सके। पहले ये कोशिश नहीं होती कि कंपनी के एसेट बेच दे। तो डायमंड पावर ने जो वक्त लिया था 2010 से 11-12 के आसपास, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड किया था, बहुत गवर्नमेंट से बैंक से पैसे लेकर अपना अच्छा खासा यूनिट बना दिया था। तो कंपनी के पास एसेट्स थे, और कंपनी ने जो पास्ट में करके दिखाया था उसके चलते एक आगे जाके मान लो जब भी पावर सेक्टर में एक अच्छा रैली आएगा तो कंपनी तब भी करके दिखाएगी। तो वो उम्मीद के चलते CIRP में भी यही उम्मीद थी कि सबसे पहले कोशिश करते हैं कि डायमंड पावर को जिंदा रखे, राइट। ऐसा ना करे कि उसके एसेट बेच के पूरा बिजनेस ही खत्म कर दे। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुई तो कंपनी का कंट्रोल पुराने मैनेजमेंट से निकाल दिया गया, और अभी कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को दी गई। एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, ये एक काबिल बंदा होता है, काबिल बंदे की एक टीम होती है कि जिनको इस तरीके के
डिफॉल्ट टाइप के जो बिजनेस होते हैं उनको कैसे जिंदा रखना, उनको कैसे उनकी सांस चालू रखना ताकि वो एकदम मर ना जाए जब तक नया मैनेजमेंट नहीं आता, जब तक कोई कायदा कानून या फाइनल डिसीजन नहीं आता है। तो उनको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। तो वो अभी अपॉइंट हो चुका था, तो अभी ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की टीम जो है वो मैनेजमेंट करने लगी। पुराना मैनेजमेंट अभी चला गया था। आरपी का काम क्या होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टीम का काम क्या होता है कि कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट करना, जितनी एसेट्स है वो इतनी बनी रहे उसको प्रोटेक्ट करना, कंपनी जितना हो सके उतना बिजनेस को चालू रखना, मतलब उसकी उनको जिंदा रखना बेसिकली। जो अभी तक पास्ट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उनको वेरीफाई करना, हो सकता था कि और भी कई सारी गड़बड़ बाहर आए तो उसको रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना और नए बायर्स को इनवाइट करना, नेशन वाइज ये इनविटेशन, ये न्यूज फैलाना कि ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर कोई बड़ी एंटिटी बड़ा पैसा डायमंड पावर जैसे बिजनेस को, इतने बड़े एसेट्स वाले बिजनेस को देख के अगर इंटरेस्टेड है इनको जिंदा करने में, राइट, उनको खरीदने में, तो उनको इनवाइट करना। और मेन काम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का यही होता है कि मान लो कि बहुत सारे बायर्स आए कि मुझे भी खरीदना है, मैं भी खरीदूंगा इसको, मैं भी इसको खरीदूंगा, तो उसमें से सबसे बेस्ट बायर ढूंढना। इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप एक और भी होता है। इस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का एक कमिटी बनाया जाता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब क्या, कि ऐसी कमिटी कि जिसके अंदर क्रेडिटर्स है, जिन्होंने क्रेडिट दिया था डायमंड पावर को, मोस्टली बैंक्स आती है इसके अंदर, राइट। और ये कमिटी डिसाइड करती है कि कंपनी को बचाना है नया बायर सिलेक्ट करके, या तो असेट्स को लिक्विडेट करना है, राइट। तो ये सब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अकेला डिसाइड करेगा, साथ ही साथ में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी मिलके अपने ओपिनियंस देके सबको साथ में मिलके ये डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है, नए बायर को सिलेक्ट करना है या असेट्स बेच के पैसा रिकवर करना है। तो ये जब प्रोसेस चालू हुई, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी ने कई सारे इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को इनवाइट किया, पर शुरू में ये चीज उतनी चली नहीं। कई रिजोल्यूशन प्लान आए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा प्लान। हो सकता था कि उनको वो भी देखना जरूरी ना कि नया बायर जो है वो ग्रीड में आ तो जाएगा कि भाई इनके पास तो बहुत सारे एसेट्स पड़े, इनके पास तो पहले के बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वो थे, तो उस ग्रीड में नए बंदे आ तो जाएंगे, पर सबके प्लान में वो स्ट्रेंथ हो वो जरूरी नहीं है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ये महसूस किया कि ये प्लान में मजा नहीं है जो लोग लेकर आ रहे थे ना। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि एक वो फाइनल फैसला होने वाला था कि अभी इनके जितने भी एसेट्स हैं वो बेच देते हैं, जितना पैसा आता है वो सभी 11 बैंकों में या जिन जिन जहां से भी कर्जा लिया था उनको दे देते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है। एक टाइम वो भी आ गया था। पर उसके बाद क्या हुई चीजें कि एक प्रपोजल आया जो सबको अच्छा लगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की टीम को भी अच्छा लगा, क्रेडिटर्स को भी अच्छा लगा। ये प्रपोजल था गुजरात बेस्ड कंपनी GSEC और एक बंदा था मिस्टर राकेश शाह, ये कंबाइंडली दोनों ने मिलके एक प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल में उन्होंने जिस तरीके से बातें करी थी कंपनी को रिवाइव करने की और कंपनी को आगे ग्रो कराने की, ये चीज सबको अच्छी लगी, ठीक है। और इनका जो प्लान था वो अप्रूव हो गया। अभी जब प्लान अप्रूव होता है तो चीजें क्या होती है कि पुराने प्रमोटर का चैप्टर तो ऑफिशियली खत्म हो जाता है क्योंकि अभी नए प्रमोटर को अप्रूव कर दिया, और ये GSEC और राकेश शाह अभी नए प्रमोटर्स बन जाएंगे, कंपनी के नए मालिक बन जाएंगे। तो उनको कंट्रोल दिया जाता है कि अभी आप कंपनी के डिसीजन लो, अभी आप बोर्ड बनाओ, सब चीजें आप करो। और ये लोग जो है वो नया पैसा भी लाएंगे, फ्रेश पैसा लाएंगे, क्योंकि अभी कंपनी के पास एक ही चीज नहीं है जो अगर होती तो कंपनी शायद चलती रहती, वो है पैसा। अभी तक वो बैंक के पैसों पे जिंदा थी, पर बैंक का भी एक लिमिट आ चुका था, तब वहां पे चीजें खराब हो गई, खत्म हो गई। अभी एक ही चीज था कि कंपनी में पैसा डालो। तो ये दोनों ने मिलके कंपनी में नया पैसा डाला, एक अच्छे प्लान के साथ आए, और वहां से कंपनी की नई इनिंग की शुरुआत हुई, एक नए जिंदा होने की और वहां से ग्रो होने की शुरुआत हुई। प्लान ये था कि करीबन 800 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ये दोनों लोग, नए प्रमोटर्स जो है। और ये जो पैसा है वो पैसों का क्लियर कट यूज क्या होगा, ये पैसों से ना तो अभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए जाएंगे, ना तो कोई एक्सपांशन होगा, क्योंकि एक्सपांशन के नाम पे ये अपनी नैया डूब गई थी ना कंपनी की। तो ये जो पैसे थे वो अभी कोई भी ऐसी चीज में नहीं लगेंगे जिसकी अभी इमीडिएटली कंपनी को जरूरत है। अभी इमीडिएटली कंपनी को जिंदा रहने की जरूरत है। तो ये सभी पैसे किस में लगेंगे, फैक्ट्री को दोबारा चालू करने में लगेंगे, रॉ मटेरियल खरीदने में लगेंगे, एम्प्लॉइज को सैलरी देने में लगेंगे, वेंडर्स को पेमेंट करने में लगेंगे, और प्रोडक्शन को ठीक ठाक तरीके से रीस्टार्ट करने में लगेंगे। तो 800 करोड़ रुपए से ये सब चीज करने का प्रॉपर प्लान बना। और उसके बाद क्या हुआ कि देखा, नए प्रमोटर ने देखा, ओवरऑल बिजनेस के केस में भी आप एक बात देखो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है। सब कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि कंपनी के पास करीबन 110 एकड़ का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैंपस बना हुआ था। जब वो कंपनी डूब गई उससे पहले भी ये ऑलरेडी था चीजें। उसके बाद केबल बनाने का प्लांट
प्लांट ऑलरेडी था। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज दिखाई थी कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर जाके देखो तो यहाँ पर केबल सेगमेंट से बहुत अच्छा पैसा ऑलरेडी आने लगा था। मतलब केबल प्लांट भी इनका अच्छे से एक्टिव था, कंडक्टर प्लांट भी उनका अच्छे से एक्टिव था, टावर मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छे से एंटर कर चुके थे। क्योंकि आप यहाँ पर मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था वहां पर भी आपने साल दर साल टावर मैन्युफैक्चरिंग के काम से आने वाला पैसा भी ग्रो हो रहा था। और कंपनी के पास एक और चीज भी थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो कंपनी को बाहर जाना पड़ता, वो था टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस टाइप की जो भी प्रोडक्ट बनती है ना, उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसका क्वालिटी टेस्टिंग होना मांगता है। अगर क्वालिटी चेक हुआ तभी जाके वो क्लाइंट को सबमिट करी जाएगी, तब तक नहीं हो पाएगी चीजें, तब तक मेनली वो प्रोडक्शन लाइन में भी नहीं जाएगी। तो अगर कोई कंपनी के पास, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास इस तरीके की गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड लेबोरेटरीज नहीं है ना, तो भी उनको एक थर्ड पार्टी के पास टेस्टिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा। पर डायमंड पावर के पास वो भी था, उन्होंने वो भी वक्त के साथ साथ वो अपना डेवलप कर लिया था। तो टेस्टिंग इंफ्रा भी कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद था। अभी नए प्रमोटर जो थे, नए प्रमोटर को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ना तो उनको नया प्लांट बनाने की जरूरत थी। उनका काम यही था कि जो भी असेट्स पिछले 4-5 साल से यूज नहीं हो रहे ना, क्योंकि 4-5 साल से पूरा केस वेस चल रहा था और अभी हम पहुंच चुके 2022 के बाद ये सब केस चल रहा था। तो उनका काम यही था कि उनको जो भी चीज थी, जो भी मशीन्स थे, जमीन थी, एम्प्लॉइज थे, एक्सपर्टीज थी, उनको फुल कैपेसिटी पर वापस लाना। तो इन्होंने, नए प्रमोटर्स ने एक ही काम किया। जैसे ही उन्होंने 800 करोड़ रुपए डाले, उनके बाद तुरंत वही काम किया, एल्यूमिनियम खरीदना शुरू किया। क्योंकि पूरे धंधे का सबसे बेस जो है मटेरियल वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बिना ना तो कंडक्टर बनेंगे, कंडक्टर बनेंगे तभी उसके ऊपर लेयरिंग होके पावर केबल बनेंगे, ये टावर बन नहीं पाएंगे। एल्यूमिनियम खरीदना शुरू किया, कॉपर खरीदना शुरू किया, प्रोडक्शन प्लानिंग रीस्टार्ट कर दी, इन्वेंट्री बिल्डिंग रीस्टार्ट कर दी। और जो भी कस्टमर थोड़े बहुत थे, क्योंकि कंपनी का कहीं कुछ टाइम से काम नहीं कर रही थी, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वो अभी नहीं चले जाएंगे ना किसी और के पास। तो जो भी थोड़े बहुत शुरुआत में कस्टमर आए, उनको टाइमली डिलीवरी करना शुरू किया। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही था ना कि एक ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा ना कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को। बिजनेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ, प्लांट चालू करना इजी था, पर एक सबसे मुश्किल बात थी कस्टमर का ट्रस्ट वापस लाना। पहले कस्टमर पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड हो गया, टाटा हो गया, अदानी हो गया, भर भर के ऑर्डर्स जो पहले देते थे अभी सब बीच में बंद हो गए थे। तो उनका वापस से एक ट्रस्ट बिल्डअप करना। आप सोचो कि आप अगर अदानी हो, टाटा पावर हो, और एक कंपनी जो डिफॉल्ट कर चुकी है, जिसके ऊपर फ्रॉड एलिगेशन, सीबीआई, ईडी, सबके फ्रॉड एलिगेशंस और केस चल रहे थे, क्या आप उनको तुरंत ही, अगर कंपनी में प्रमोटर भी नहीं आ गए तो भी आप तुरंत भरोसा करोगे? इमीडिएटली कोई भरोसा नहीं करेगा, राइट? और स्पेशली ये बड़ी कंपनीज तो भरोसा नहीं करेगी। तो चीजें क्या हुई, अभी नए मैनेजमेंट को प्रूव करने की जरूरत थी। उनको प्रूव करना पड़ा कि अभी डिलीवरी टाइम पर होगी, अभी हम नया मैनेजमेंट आ चुका है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पहले जो अच्छी क्वालिटी का माल हम सप्लाई करते थे सिमिलर क्वालिटी मेंटेन होगी, और अभी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है, अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट? ये सब नए कस्टमर्स को, नए क्लाइंट्स को प्रूव करना पड़ा। तो कंपनी ने शुरुआती दौर में क्या किया जिंदा होने के बाद, कि पहले छोटे छोटे ऑर्डर्स लेते गए, कोई बड़े ऑर्डर्स से शुरुआत नहीं करी। छोटे छोटे ऑर्डर्स को टाइमली वो डिलीवर करने लगे, सक्सेसफुली कंप्लीट करके ओवरऑल मार्केट का, शेयर होल्डर्स का, उनके सप्लायर्स का, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस गेन करने लगे। और वो जैसे जैसे होता गया, ऐसे ऐसे 2022, 23, 24 वक्त के साथ साथ फिर वो नए नए बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने लगे। आप एक बात समझो कि अगर टाटा, अदानी, गवर्नमेंट कोई भी अब इसको ऑर्डर देती तो ऑर्डर वो पहले भी देती थी। गवर्नमेंट को भी पता था, टाटा अदानी को भी पता था कि इनके मशीन्स, इनकी क्वालिटी टेस्टिंग, इनके बनाए प्रोडक्ट्स में दम तो है, क्योंकि वो पहले भी यूज करते आ रहे थे। प्रॉब्लम कहां पर था? प्रॉब्लम मैनेजमेंट में था, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं था, प्रॉब्लम इनके मटेरियल में नहीं था, प्रॉब्लम इनकी टेक्नोलॉजी में नहीं था, वो तो सब कुछ इनके पास सॉलिड ही था। प्रॉब्लम मैनेजमेंट में था। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत साल नहीं लगे ये बड़े बड़े कस्टमर्स को एक भरोसा वापस रीगेन करने में, राइट? चीजें क्या हुई कि अभी बड़े बड़े कस्टमर्स वापस आने लगे। अदानी ग्रुप आ गया, टाटा पावर आ गया, गुजरात का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी है, गवर्नमेंट का एंटिटी है, वो वापस आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, डेटा सेंटर प्रोजेक्ट मिलने लगे। ये वही दौर था 2022, 23, 24, 25 का कि डेटा सेंटर के नाम पे बहुत प्रोजेक्ट मिलते थे। डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सॉलिड तरीके से चाहिए, तो पूरा केबलिंग वाला नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो वहां से भी एक अच्छा काम मिलता है। तो ये सब चीज मिलने लगी। सबसे बड़ा माइलस्टोन तब आया जब एक टाइम का इनका सबसे बड़ा क्लाइंट अदानी ने फिर से इनको बहुत बड़ा काम दिया, कंडक्टर्स बनाने का, करीबन 900 करोड़ का। अदानी ग्रुप जो है वो डायमंड पावर का सबसे बड़ा क्लाइंट है, क्योंकि अदानी ने यहाँ पर कच्छ में, मतलब यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट बन रहा है खावड़ा में, वहां पर जो सोलार पार्क बन रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन इंफ्रा की जरूरत होती है, और वो बहुत ज्यादा डायमंड पावर से चीजें खरीदती थी। तो एक बहुत बड़ा काम अदानी की ओर से मिला कंपनी को, और नंबर्स में भी ये टर्न अराउंड दिखना शुरू हो गया। सिर्फ चीजें ऐसी नहीं थी कि सिर्फ हवा में चीजें थी, नंबर्स में भी ये टर्न अराउंड दिखना शुरू हो गया। ऑर्डर्स जैसे ही आए, सेल्स इंप्रूव
इंप्रूव हुई, प्रॉफिट भी वापस आने लगे। 2023 की बात करो 15 करोड़ का सेल्स, फिर 2024 में 300 करोड़ का सेल्स, 15 से सीधा 300 से 1100 करोड़ का सेल्स, 1100 से 1900 करोड़ का सेल्स। अगर मैं यहाँ पर आपको एनुअल स्टेटमेंट दिखाऊं कि नंबर्स क्या थे, आप देखो एनुअल स्टेटमेंट में 2016-17 के नंबर्स जो थे यहाँ जो जीरो हो गए थे और यहाँ से वापस ग्रोथ का एक जर्नी वापस से शुरू हो गया। और नेट प्रॉफिट भी, पैड भी एक टाइम पे लॉस पे था, वहां से 17 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर करीबन 150 करोड़। अभी जो 2026 का रिजल्ट आया तो कंपनी वापस एक अपने अच्छे पिक जो पेस कहते हैं ना वहां पर पहुंच चुकी थी। 2023 में रीस्टार्ट वाला फेज चल रहा था, नए प्रमोटर्स आके काम कर रहे थे, रीस्टार्ट हो रहा था अच्छे से, प्लान सब यूनिट्स प्रॉपरली रीस्टार्ट हुए 2023-24 में। फिर 2025 में ऑर्डर्स बड़े बड़े एग्जीक्यूट होने लगे और 2026 में ये जो लास्ट ईयर था यहाँ पर कंपनी अभी एक्सपांशन मोड में वापस आ गई कि भाई अभी सब चीज वापस सेट हो गई है, नए प्रमोटर सब सेट है, रिलेशनशिप जो पुराने खराब हो गए थे कस्टमर्स क्लाइंट के साथ वो वापस गेन हो चुका है। तो अभी वापस एक्सपांशन का टाइम है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि नए प्रमोटर का काम सिर्फ जिंदा करना था कंपनी को, उनका भी एक एम्बिशन एक गोल रहेगा, राइट? क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स और कैपेबिलिटी बहुत सॉलिड थी, सिर्फ मैनेजमेंट ऐसा था कि जिनकी वजह से कंपनी डूबी थी। अभी नया मैनेजमेंट आ गया तो उन्होंने एक वापस सपना देखना शुरू किया। तो 2026 से 2030 हम जहां पर अभी खड़े हैं वहां से आने वाले 4-5 साल में कंपनी का ग्रोथ प्लान कैसा है वही डिसाइड करेगा कि कंपनी आगे जाके कैसा करेगी। क्या कंपनी वापस डूब जाएगी, क्या कंपनी जैसा है अभी चलती रहेगी, क्या नए प्रमोटर्स बहुत एग्रेसिवली काम करेंगे या नए प्रमोटर्स डर डर के धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, क्या प्लान है कंपनी के, वो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर सबसे पहला ट्रिगर देखें तो सबसे पहला ट्रिगर यह है कि कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि आज की डेट में कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सिर्फ 25 to 30% है और ये बिल्कुल ही हेल्थी यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आइडियल केस में यूटिलाइजेशन इससे बहुत अच्छा खासा ऊपर होना चाहिए। और अच्छी बात यह कि कंपनी के पास सब कुछ रेडीमेड है, कंपनी के पास बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कंपनी को सिर्फ धीरे धीरे करके ये कैपेसिटी को बड़ा मतलब यूटिलाइज करना है। जो मशीन खाली पड़े हैं, प्रोडक्शन लाइंस जो खाली पड़ी है, उनके लिए काम ढूंढ के उनको यूटिलाइज करना है। जो 2010 से लेके 2015 में जो बहुत जोरों शोरों से हजारों करोड़ों का कैपेक्स किया था, उनसे अभी केबल प्लांट कंपनी के पास रेडी है, कंडक्टर प्लांट कंपनी के पास रेडी है। रोड मिल क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? वो पहले एल्यूमिनियम का रोड बनाया जाता है और उससे फिर प्रोसेस करके कंडक्टर्स केबल्स बनते हैं, राइट? तो ये रोड मिल जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कंपनी ने कैपेक्स किया था, वो भी कंपनी के पास मौजूद है। कंपनी के पास टेस्टिंग लैब्स भी मौजूद है। एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो एसेट्स ऑलरेडी कंपनी के पास है उनका मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना। अगर ये कर दिया तो ये सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर होगा आने वाले 5 साल में कंपनी को वापस एक बहुत नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। सेकेंड ग्रोथ ट्रिगर ये कि इंडिया का पावर इंफ्रा वापस एक नई साइकिल में आ चुका है। जब कंपनी डूबने से पहले उन्होंने जो एक ग्रोथ साइकिल महसूस किया था ना, वही ग्रोथ साइकिल वापस अभी आ चुका है कि जब बहुत तेजी से गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसमिशन इंफ्रा के पीछे स्पेंड कर रही है। अभी का ग्रोथ साइकिल जो है ना, उसमें एक और ट्रिगर ये भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुराना ट्रांसमिशन इंफ्रा है, पुराने टावर्स जो थे, पुराने केबल्स जो थे, केबल के अंदर के कंडक्टर्स जो थे, उनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वो कंडक्टर्स जो थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए कंडक्टर्स थे। आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी वाले कंडक्टर्स आ चुके कि जिससे बहुत ही एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा सकता है मिनिमल लॉस के साथ। क्योंकि ये जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है ना, तो कंडक्टर ही इनको हीट के जरिए और चीजों के जरिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लूज हो जाती है। तो क्या होता है कि वो अपने देश के लिए उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि पुराने कंडक्टर्स को रिप्लेस किया जा सके, पुराने टावर्स को रिप्लेस किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर रहेगा। ग्रोथ ट्रिगर नंबर 3, प्रोडक्ट मिक्स अपग्रेड। कंपनी ने अभी नए मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि पहले कंपनी जो नॉर्मल प्रोडक्ट बेचती थी, अभी धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी इंक्लूड करेगी। ऐसे तरीके के कंडक्टर्स यूज होंगे कि जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी, जिनको लेके प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ज्यादा होपफुल है कि ये नए इंफ्रा में यही कंडक्टर यूज होंगे। तो AL59 एक ऐसा ही कंडक्टर है जो आने वाले टाइम में बहुत जोरों शोरों से यूज होगा। ये भी बनाने का इन्होंने फैसला किया। अगेन HTLS कंडक्टर और TS कंडक्टर, ये भी नए टेक्नोलॉजी से बने हुए कंडक्टर्स हैं जो इनकी डिमांड आगे जाके बढ़ेगी। और ये नॉर्मल कंडक्टर से महंगे होते हैं जो पहले के जमाने में यूज होते थे, और महंगे होते हैं, कम कंपनीज बना पाती है, मार्जिन भी बेटर होते हैं। तो कंपनी के पास मतलब डायमंड पावर के पास ये बनाने के मशीन्स और सब चीजें मौजूद है, तो इससे ऑलरेडी इनको एक एडवांटेज मिलता है इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, और ये इनका एक ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है। एक और ग्रोथ ट्रिगर है जिनके बारे में थोड़ी देर
पहले ही बात करी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एल्यूमिनियम रोड से फाइनल केबल बनाना, सब कुछ इनके पास एक ही कैंपस में मौजूद है। एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल से एल्यूमिनियम का रोड बनाया जाए, वो रोड से फिर केबल बनाया जाए, सब कुछ चीजें करना एक ही कैंपस में अगर है तो लॉजिस्टिक का खर्चा भी कम लगेगा, फास्टर प्रोडक्शन होगा, सब चीजों पे एक ही जगह से कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल भी लाया जा सकता है। और इसके चलते क्या होगा, एट दी एंड मार्जिन्स बहुत बेटर हो जाएंगे। और सभी कंपनी के पास ये सुविधाएं, ये एडवांटेज होता नहीं है जो एक ही कैंपस के अंदर सब कुछ चीजें मौजूद हो। ये डायमंड पावर के पास है। ग्रोथ ट्रिगर नंबर 5, न्यू एनर्जी अपॉर्चुनिटी। आजकल ऐसे सेगमेंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, डेटा सेंटर स्पेशली, कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा है, और वहां से ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। और इसके साथ साथ सोलार और विंड तो है ही, जो काफी टाइम से चल रहा है। तो इसके चलते भी कंपनी को नए सेगमेंट से, नई टेलविंड सेक्टर से ऑर्डर्स मिलेंगे। और यहाँ पर इंडिया का भी ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट भी यहाँ पर ज्यादा फंडिंग देगी, गवर्नमेंट फंडिंग देगी तो ये प्रोजेक्ट से डायमंड पावर को भी नए ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये भी एक ग्रोथ ट्रिगर बनेगा आने वाले 5 साल के लिए। एक और ग्रोथ ट्रिगर है प्रीमियम प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, AL59 रिवॉल्यूशन। इसको रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वक्त के साथ साथ जो पुराने कंडक्टर्स थे उसको रिप्लेस करके AL59 इंस्टॉल किए जाए। तो ये भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन सकता है। दूसरा चीज कंपनी ने क्या किया है, यूएस की एक कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, जिनसे एडवांस्ड लेवल के HTLS टेक्नोलॉजी वाले नए कंडक्टर्स बनाए जाए, और उनका जहां पर भी न्यू टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में यूज करना हो तो वहां पर यूज कर सके। ये ऐसे कंडक्टर है कि डबल करंट कैरी कर सकते हैं, मतलब उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुराने कंडक्टर्स। तो जहां पर भी एफिशिएंट चीजें हुई ना, वहां पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। अभी क्या है कि कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, क्योंकि इंडिया में ही इतनी सारी डिमांड है। कंपनी टावर्स भी बनाती है, ट्रांसफॉर्मर भी बनाती है, सब चीजें करते हैं। इंडिया में ही डिमांड इतनी ज्यादा है कि इंडिया में ही इनका काम खत्म नहीं हो रहा है, राइट। अगर ऐसी चीजें इंडिया में मतलब ये बनाने लगे कि जिनकी डिमांड आगे जाके इंडिया के लोगों को, इंडिया के प्रोजेक्ट्स को भी पड़े, तो ना तो सिर्फ इंडिया में हो सकता है कि ये डबल करंट वाली चीज जो है उससे उनको बाहर के देशों से भी काम मिलना शुरू हो जाए और तेज हो जाए। नेक्स्ट ट्रिगर है इसका ह्यूज रेवेन्यू हेडरूम, मतलब रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आप इनकी लेटेस्ट वाली PPT देखोगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे, इन्होंने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके दिया है कि इनका जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, उसका पोटेंशियल क्या है कि ये केबल के धंधे से 6700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से, और कंडक्टर के धंधे से 8000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है मैं आपको दिखाऊं, करीबन 2000 करोड़ है, और ये अभी कंपनी के पास जो एसेट्स है उनसे इतना धंधा तो आ ही जाएगा, उसके लिए कोई नए एसेट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू बढ़ने के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। कंपनी को कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा या कुछ करने की इमीडिएट जरूरत नहीं है, फिर भी कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकती है। ग्रोथ ट्रिगर नंबर 8, ट्रस्ट जो है अभी वापस आ चुका है। क्या चीज की दिक्कत थी, ट्रस्ट चला गया था। 2022 में कंपनी जब NCLT में गई, वहां से लेके 2026 का वक्त है, 4 साल में नए प्रमोटर भी आ गए, प्लांट सिर्फ चालू नहीं हुआ, प्लांट जोरों शोरों से चलने लगा, नए नए कस्टमर्स आने लगे। आज एक टाइम पे पूरा धंधा बंद था, आज कंपनी के पास करीबन 600 से ज्यादा कस्टमर्स है। आप एक बात समझो, कंपनी ने कितना पिछले 3-4 साल में ग्रो किया है। आज कंपनी के पास करीबन 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है, 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक, और कंपनी लगातार नए नए गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए बिडिंग कर रही है, और वहां से लगातार इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ने के आसार कायम है। और अभी पूरा मार्केट, ना सिर्फ क्लाइंट्स अदानी टाटा जैसे, बल्कि सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, सभी लोग अभी दोबारा धीरे धीरे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हैं।